Good morning to everyone. In today's lecture, we will start with the format of revenue account, which is also known as income statement. Revenue statement भी बोल सकते हैं. Revenue, you can say it revenue or income statement. It is nothing but your trading and profit and loss account. So this revenue statement, this is your trading account and profit and loss account combined together. तो दोनों को एक साथ करके हम इसको रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं. इसका फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं. We have to prepare 4 columns, 1 for particulars, 3 column for rupees. So मुझे बताओ इनकम, बिजनेस में इनकम कैसे आता है? हाउ डज द बिजनेस गेट द रेवेन्यू? बिजनेस में रेवेन्यू कैसे मिलता है? हाउ द बिजनेस गेट द रेवेन्यू? तो बिजनेस में रेवेन्यू मिलता है बाय व्हाट यू से सेल्स. तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्रॉस सेल्स. ग्रॉस सेल्स क्या बोलते हैं हम इसको? ग्रॉस सेल्स एंड सर्विसेज. ना बिजनेस कैन बी टू सेल्स, टू सेल्स करना बिजनेस हो सकता है, टू रेंडर सर्विस कुछ भी हो सकता है. तो दिस इज नथिंग बट योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ब्रैकेट में आई एम राइटिंग हियर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मतलब बिजनेस. बिजनेस से जो रेवेन्यू आता है इट कैन बी सेल्स, सर्विस. सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, आप सेल्स करते हो. ग्रॉस. तो दिस इज ऑफ टू टाइप. दिस इज ऑफ टू टाइप्स. क्या दो टाइप है इसका? एक जिसको हम बोलते हैं कैश, जो हम कैश में कर बिजनेस करते हैं, मतलब सेल करते वक्त आपने गुड्स सेल किया एंड कैश लिया, सर्विसेज रेंडर किया एंड कैश लिया. अनदर वन इज नोन एज क्रेडिट. So there are two type of sales. One is known as cash sales and the other one is known as credit sale. तो दो टाइप का सेल हो सकता है, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स. So what I will do, I will remove this highlight. So दो bold निकाल दिया. So two type of sales can be there, cash and credit. दो टाइप का सेल हो सकता है जो हम सेल करते हैं गुड्स का, सर्विसेज का. इट कैन बी ऑफ टू टाइप, कैश एंड क्रेडिट. तो इसमें से हम क्या करेंगे? कैश एंड क्रेडिट सेल्स लिखने के बाद लेस करेंगे what is known as returns and allowances. सेल्स, रिटर्न्स एंड अलावेंसेस. ये अगर क्वेश्चन में दिया है तो ये माइनस करेंगे डायरेक्टली हियर. माइनस किया एंड जो हमें फाइनली आंसर मिलेगा इसको हम बोलेंगे नेट सेल्स. व्हाट विल बी इट नोन एज? इट विल बी नोन एज नेट सेल्स. मतलब सेल्स, ग्रॉस सेल्स माइनस रिटर्न्स इज नोन एज नेट सेल्स. इसको हम बोलेंगे नेट सेल्स. अब सेल्स करने के लिए हम कुछ भी सेल करने के लिए, टू सेल एनीथिंग, to sell anything, what we have to do, we have to produce that or purchase that. तो अब हम लेस करेंगे ये सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स को हम सेल करने वाले हैं उसका कॉस्ट. तो सबसे पहले आई विल रिपीट अगेन, बिजनेस में रेवेन्यू या इनकम कैसे जनरेट होता है? When we sell something तो हमारा रेवेन्यू स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होता है सेल से. हाउ डज अवर रेवेन्यू और इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्स. सेल्स मतलब सेल्स को हम बोलेंगे ग्रॉस सेल्स एंड सर्विसेज. मीन्स इट मे बी सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज.
जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोल सकते हैं. रेवेन्यू मीन्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन. ऑपरेशन मीन्स बिजनेस एक्टिविटी. योर बिजनेस इज टू सेल बुक्स, रेंडर सर्विस, कुछ भी हो सकता है. अब जब आप गुड सेल करते हो या सर्विस रेंडर करते हो तो ये दो टाइप से हो सकता है. या तो आप कैश में डील करते हो या तो आप क्रेडिट में सेल करते हो. इसमें से रेस्ट करेंगे रिटर्न्स and you get your net sales. gross sales से रिटर्न माइनस किया, you get your net sales. अब सेल्स पॉसिबल करने के लिए कुछ कॉस्ट लगेगा. See, you cannot sell each anything. कुछ भी सेल करने के लिए पहले तो उसको परचेस या मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Means whatever goods that you have sold, what is the cost of those goods? Cost of goods sold. Cost of goods sold. इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे बोल सकते हैं, COGS. Cost of goods sold. COGS. शॉर्ट फॉर्म में you can call it as COGS. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो भी गुड्स जिसको आपने सेल किया है उसका कॉस्ट क्या है. तो इसमें सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक. इसमें क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक. सो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा इसमें सबसे पहले. एंड ओपनिंग स्टॉक जो है, whatever is the opening stock, the opening stock also can be of raw material, WIP, work in progress, or it may be finished goods. So what is the difference between WIP, finished goods, raw material? See, if you are manufacturing and selling, तो आपके पास raw material होगा जिसको आप manufacture करके finished goods में convert करोगे. You will manufacture, you will use the raw material and you'll convert it into finished goods, the goods which are ready to sell. And what is WIP? WIP means work in progress. That is the raw material. We have started our work of converting the raw material into finished goods, but the goods are incomplete. They are not ready to be sold in the market. They are not finished goods. Is incomplete production is known as WIP, work in progress. So we may have opening stock. Opening stock means last year's closing stock, which we will sell in this year, or which we will finish in this year. We will convert the raw material into finished goods in this year. Is known as opening stock, which is the closing stock of the last year. इसमें only opening stock हमारे लिए sufficient नहीं होगा, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, purchases. If you are manufacturing and selling, then you will purchase raw material. If you are purchasing and selling, then you will directly purchase the finished goods and you will sell them. So add purchases. इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ अगर कुछ भी हमारे पास एक्सपेंसेस है, such as which is related to the purchase of raw material, so हम यहाँ पे लिख सकते हैं freight, octroi, custom duty, whatever octroi duty, whatever is there, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे freight, octroi on raw material, या फिर however it is given, carriage inward. से हम लोग को ये मिल जाएगा. और अगर क्वेश्चन में any direct expenses are given, any expenses which are related to factory are given, any direct expenses which are related to factory are given, any expenses which are related to factory, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड, पावर एंड फ्यूल, any expenses, wages and salary, factory expenses, factory power, any expenses, direct expenses means expenses which we show in our trading account. जो भी expenses हम हमारे trading account में बताते, all are direct expenses. Direct expenses related to factory will come here. All the expenses
related to factory will come here. क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते थे, all of them we will show here. इसके साथ एक और चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, वो है depreciation and repairs related to factory asset, related to factory assets. आपने अपना फर्स्ट ईयर BCom में, all of you in your first year BCom, you all had learned manufacturing account in your first year BCom. If you have not forgotten, you all had learned manufacturing account. तो जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखते थे, all those items which we used to show in the manufacturing account will come here and trading account. मतलब यहाँ पे ये जो है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी कुछ एक्सपेंसेस लिखते थे, एवरीथिंग विल कम हियर. So I think this, by this it is clear that all the direct expenses will come here. तो इसको, इसका टोटल हमने यहाँ पे लिखा, इसका टोटल हमने यहाँ पे लिखा, और इसमें अगर परचेस में कुछ रिटर्न्स है तो लेस करके लिखेंगे, लेस रिटर्न्स. इफ देयर इज एनी रिटर्न्स, परचेस रिटर्न्स, वो हम लेस करके लिखेंगे. एंड व्हाट वी विल डू, वी विल लेस हियर, वी विल लेस, क्या लेस करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे closing stock. What we will less? Unsold goods, closing stock. Let it be closing stock of finished goods, WIP, or it be raw material. कोई भी closing stock है वो यहाँ पे लिखेंगे. And इसके अलावा what else will come? Sale of scrap. What else we will write here? Sale of scrap. This we used to write in the credit side of manufacturing account. This is what? Any wastages in the factory is not thrown away. If there are any wastages in the factory, it is not thrown away, but it is sold for scrap. So any wastages that we have sold and got any amount income, that is sale or scrap, also we will write here. So we will get our, ये जो amount है इसको less करना है, so we will show in bracket. So ये ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डेबिट साइड में से क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल ऑफ स्क्रैप माइनस किया तो हमें मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस करने बोला है. सी, सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं. We less the cost of goods sold means हमारा net sale is our sales. Net sales is our sales. Actual sales. Cut 1 minute. Here I will highlight this. So net sales में से cost of goods. This is what? This is our cost of goods sold. This is our cost of goods sold. Cost of goods sold. क्या करना है cost of goods sold को? Less करना है. क्या करना है? Cost of goods sold को less करना है. तब हमें मिलता है हमारा, what is the profit that you get in your trading account? Gross profit, या तो we will call it gross margin. This is the profit that you get in your trading account. तो इसके साथ साथ हमारा trading account हो गया. Trading account done. What I had told you that this revenue statement or income statement is
our trading account and profit and loss account together, दोनों को कंबाइंड करके ये स्टेटमेंट है. सो हमने क्या किया, पहले ग्रॉस सेल्स एंड सर्विस लिखा जिसमें कैश में सेल कर सकते, क्रेडिट में सेल कर सकते, रिटर्न्स माइनस किया, वी गॉट अवर नेट सेल्स. अब सेल्स पॉसिबल करने के लिए भी इनका कॉस्ट, कुछ भी सेल करने से पहले या तो उसे मैन्युफैक्चर करेंगे या तो उसे परचेज करेंगे. सो here we have our trading account का debit side, opening stock, add purchase, any expense related to carriage, inward freight, octroi, whatever it is there related to purchase भी बोल सकते हैं, on purchases, and any direct expense related to factory and depreciation repairs related to factory asset, सबको ऐड किया, लेस किया, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, स्क्रैप, हमें मिला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि सेल्स में से माइनस किया तो वी गेट द ग्रॉस प्रॉफिट. सो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खत्म हुआ. नाउ वी कम टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Now we come to our profit and loss account. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो टाइप का एक्टिविटी होता है. पे अटेंशन एवरीवन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दो टाइप का एक्टिविटी होता है. वन इज नोन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अनदर वन इज नोन एज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? Operating activities means activities which are related to business. Operating activity means activities which are related to business. Non-operating means these are not related to business. तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. मतलब ये हमारा एक्सपेंसेस है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है. तो ऑफिस में P&L अकाउंट मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू बिजनेस. एक्सपेंसेस है तो लेस करेंगे, these are related to business. तो इस एक्सपेंसेस को हमने तीन टाइप में क्लासिफाई किया है. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैज बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप: ऑफिस and administrative expenses. Administrative expenses, हमारा जो एक्सपेंसेस है इसको हमने तीन टाइप में क्लासिफाई किया है. ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मींस ऑफिस में जो भी एक्सपेंसेस होगा विच इज रिलेटेड टू बिजनेस इस ऑफ थ्री टाइप्स. विच इज दैट थ्री टाइप्स? ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू फाइनेंस, दैट इज फाइनेंस चार्जेस. सो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस तीन टाइप का रह सकता है: ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस एंड फाइनेंस चार्जेस. सो इट विल बी थ्री टाइप्स. So here हम क्या करेंगे, let us see the types. Office and administrative expense मतलब क्या हो सकता है? It may be office salaries, ये ऑफिस से रिलेटेड है. फिर क्या हो सकता है which is related to office? Office rent, rates and taxes. This is related to office. फिर क्या ऑफिस से रिलेटेड हो सकता है? Office insurance. What can be related to office? Electricity for office, office electricity, and printing and stationery. Printing and stationery related to office. कुछ भी नहीं बोला है मतलब इट इज रिलेटेड. कुछ एक्सपेंसिव प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया तो इट विल कम इन ऑफिस ओनली. अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रिलेटेड टू सेल्स बोला है then it will come to sales. सिर्फ रेंट रेट एंड टैक्सेस बोला है तो इट विल कम इन ऑफिस. क्योंकि अगर क्लियरली बताया नहीं है किससे रिलेटेड है then we will write in the office all the indirect expenses.
हम उसको ऑफिस में डालेंगे। अगर बोला है सेल्स रिलेटेड इंश्योरेंस तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डालेंगे। सिर्फ इंश्योरेंस है तो हम मानेंगे दैट इज रिलेटेड टू ऑफिस। देन वी हैव पोस्टेज एंड टेलीग्राम related to office. Directors fees, directors are in the office. Directors fees, legal expenses, then क्या हो सकता है, ऑडिट फीस, ऑडिटर ऑफिस से रिलेटेड ऑडिट फीस. नाउ one very important, depreciation and repairs of office asset, of office assets, depreciation and repairs of office asset. So ये सब चीज सभी किससे रिलेटेड है? It is related to office. So we will write here sub amount का XX because this is the format. Amount is not given and format में each and everything will come. So format is always lengthy, but actual sum उतना lengthy नहीं रहेगा. But format में each and everything will come. So it will be, format will be lengthy. तो ऑफिस का टोटल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का टोटल. ओके, हमने सेकेंड कॉलम में लिखा. नाउ लेट अस सी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या क्या रह सकता है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रह सकता है? सैलरीज टू सेल्समैन, सेल्समैन मतलब सेल्स से रिलेटेड, उसका सैलरी. सेल्समैन, सैलरी टू सेल्स, 1 मिनट, सेल्समैन या salesman या salesman because there will be more than one salesman. Rent of showroom, showroom selling के लिए होता है. showroom is for sales, तो rent rates, taxes of showroom. Then इंश्योरेंस और शोरूम, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड टू शोरूम, तो सब कुछ सेल्स में आ जाएगा. देन एग्जीबिशन, अगर कभी सेल्स के साथ बोला है लाइक इट इज सोल्ड, रेंट ऑफ शोरूम, शोरूम इज यूज्ड फॉर सेलिंग पर्पस, तो यहाँ पे आना चाहिए. इंश्योरेंस ऑफ शोरूम ऐसे बोला है तो यहाँ पे आना चाहिए. ट्रेड एंड एग्जीबिशन फेयर, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? सेलिंग के लिए करते हैं एडवर्टाइजमेंट. और पब्लिसिटी एक्सपेंस. Then we have traveling, traveling या डिलीवरी वैन एक्सपेंस. So it is traveling and delivery van expense. Delivery van is used for selling purpose. Delivery van is used for selling purpose. Delivery van expenses. Delivery van, traveling या delivery van expense. Delivery van का जो delivery van is used for traveling ना. So delivery van. और one more very important here, sale, 1 minute, sales commission. Commission is related to sales, so sales commission. And one very important thing, bad debts अगर हम यहाँ पे भी लिखेंगे तो bad debts is related to sales, correct? Bad debts is related to sales, तो bad debts हम यहाँ पे दिखते, इसको मैं हाईलाइट करने वाली हूँ. बैड डेट्स अगर हम फाइनेंस में भी लिखते हैं ना, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट.
सो यहाँ पे अगर लिखते हैं तो हम इसे अज्यूम करते दिस इज नॉर्मल बैड डेट्स। क्या अज्यूम करते हैं? बिकॉज नॉर्मली बैड डेट्स हमें क्रेडिट में सेल करते हैं तब होता है बैड डेट्स। तो नॉर्मल बैड डेट्स समझ के ये बैड डेट्स यहाँ पे भी आ सकता है and it can also come in the finance expense. So we assume it to be, it's a very it is not, it is not related to like what we assume, then it is not a regular bad debts, it is abnormal bad debts हम लोग ऐसे मानते हैं। So इसके अलावा what is there, very important one, that is known as depreciation and repairs of delivery van which is used for selling delivery van। तो यहाँ पे ये सब हमने यहाँ पे लिख लिया, ये सब सेल से रिलेटेड है। सब इसका सबका एक्स कर लेते हैं, फॉर्मेट है। So x. So total will come here. Now there is third type of operating expense, which is known as finance charges. Finance matlab any type of finance when the business takes any type of finance, what it has to pay, कोई भी टाइप का फाइनेंस लेगा तो द बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट, बिजनेस हैज टू पे इंटरेस्ट, सॉरी यहाँ इंटरेस्ट हम बाद में अलग से डील करेंगे। तो यहाँ पे हम फाइनेंस चार्ज, हम वेरी सॉरी, इंटरेस्ट हम अलग से बाद में बताएंगे, फाइनेंस चार्जेस में नहीं बताएंगे। बट यहाँ पे इन द फाइनेंस चार्जेस वी विल टेक बैंक चार्जेस, वी विल टेक बैंक चार्जेस, बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग चार्जेस अगर कुछ भी रहेगा तो, एंड वी विल टेक हियर कैश डिस्काउंट, फाइनेंस में कैश डिस्काउंट। एंड जैसे मैंने बोला था बैड डेट्स हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, bad debts we can write here also, but in that case we assume the bad debts to be in abnormal nature, abnormal bad debts मानते हैं हम उसको, regular bad debts नहीं मानते, तब हम उसको abnormal bad debts मानते हैं। तो अगर तुमने bad debts को finance charges में बताया, finance cost में बताया, then also it is correct, but what assumption you have made कि it is abnormal bad debts, तो हम ये assumption के साथ यहाँ पे भी बता सकते हैं। So here also we can show bad this one, बैड डेट्स दोनों में से अगर सेल्स में बताया तो भी करेक्ट है, यहाँ बताया तो भी करेक्ट है, बट हमारा अजम्पशन अलग है। नॉर्मल बैड डेट्स, अबनॉर्मल बैड डेट्स, नॉट रिलेटेड टू द रेगुलर सेल्स। ऐसा बैड डेट्स है तो हम उसको फाइनेंस में बताएंगे, नॉर्मल बैड डेट्स है देन इट विल कम इन द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज योर assumption what you're taking and you're writing. So operating expense, 3 types: office and administrative expense, selling and distribution expense and finance charges। ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको लेस करने बोला है। सी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आई एम शोइंग इट इन द ब्रैकेट, इसको लेस करना है तो हमें मिलेगा व्हाट वी गेट, देन व्हेन वी लेस इट वी गेट अवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब यहाँ चाहिए तो हम एक ये अलग लाइन में भी बता सकते हैं या वही लाइन में बताएंगे तो भी चलेगा। व्हाट इज इट? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल, ए का टोटल, बी का टोटल, सी का टोटल। ए इज ऑफिस एक्सपेंस, बी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सी इज फाइनेंस चार्जेस। तो ये एक्सपेंसेस को ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग इनकम
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल सकते हैं या ऑपरेटिंग इनकम बोल सकते हैं बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट हम सेपरेटली डील करेंगे, इंटरेस्ट हम सेपरेटली माइनस करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, ये प्रॉफिट में से लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड, ये प्रॉफिट में से लेस करेंगे इंटरेस्ट पेड। तो इंटरेस्ट किस में पे कर सकते हैं, इंटरेस्ट में बी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, interest may be interest on debentures or it may be interest paid on bonds. हम कौन सा which interest are we paying? So this is operating income या operating profit before interest. Now interest can be what? Interest can be on debentures, interest can be on loans. बिजनेस ने जो लोन लिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। इंटरेस्ट may be on public deposit, interest may be on public deposit, interest may be on short term loan, interest may be on short term loan, short term loan means it bank overdraft हो सकता है, interest on short term loans, or you may say bank overdraft which is a short term loan. So ऐसे interest हो सकता है। So I will just show x because in the question they may give that interest on debenture, interest on loan. So what interest it is? तो ये interest हमने यहाँ पे लिया ना, interest paid, उसका varieties मैंने show किया that it may be this type of interest on debenture, loan, public deposit. So ये minus करने के बाद हमें मिलता है, what do we get? We get net profit after interest, हमें मिलता है net profit after interest, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलता है net profit after interest, net profit after interest, इंटरेस्ट पे कर दिया, net profit after interest। नाउ हमने ऑपरेटिंग नेचर का तो ले लिया, हमने ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंसेस तो ले लिया। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सबसे पहले लेट अस नाउ डील विद नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी क्या करेंगे हम, इनकम है तो आर करेंगे, आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्या बोलेंगे, it is non-operating income. What do you mean by non-operating income? Non-operating incomes are those incomes which are not related to business. So what are the example? Dividend on shares, shares पे जो हमें dividend मिला, interest जो हमें receive हुआ, interest received on, हमने investment किया रहेगा, interest received on investment like such as debentures, हमने debenture पे invest किया है तो उस पे हमें interest मिला। then there may be profit on sale of fixed asset। tell me, हम रोज रोज we do not sell the fixed asset, तो उसमें जो प्रॉफिट है इट विल बी वेरी रेयर, इन्वेस्टमेंट सेल करके होने वाला प्रॉफिट। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, अवर बिजनेस इज नॉट टू सेल द इन्वेस्टमेंट और टू सेल द असेट, ये हम यूज करने के लिए एसेट रखते हैं, उसको सेल करके प्रॉफिट हुआ, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। डैमेज बिजनेस से रिलेटेड नहीं है मींस नॉन ऑपरेटिंग, not related to business. No operating means related to business, non-operating means not related to business. Damages or you may say compensation received, तुमने किसी कंपनी के ऊपर केस किया, किसके ऊपर केस किया एंड तुमको compensation मिला and you have received a royalty, royalty मिला, this आपने रॉयल्टी रिसीव किया, सो दैट इज इनकम आपको हुआ, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस।
and if you have received share transfer fees not related to business, received इनकम मिला है, so ये सबको मैं यहाँ पे I will show XXX, that is these are all the types. See, in the format everything will be there, इसलिए फॉर्मेट देखकर तुम लोग समझ सकते हो कौन सा किधर आएगा, बट यहाँ पे बताया हमने लास्ट कॉलम में मिला। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से इस ये होने के बाद लेस करेंगे, इनकम तो ले लिया, अब लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या तो लेट अस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, expenses which are not related to business, like loss on sale of fixed asset, loss on sale of fixed asset, investment, ये हो सकता है, damages अगर रिसीव होगा, compensation अगर रिसीव होगा, तो we may also be told to pay the compensation, fine और penalty paid, penalty pay किया. Fictitious asset, I hope you all know what is fictitious asset. Fictitious asset examples are preliminary expense, underwritten commission, या फिर deferred revenue expenditure also we may say it, deferred revenue expenditure, written off जो हम cancel करते हैं, that these are the examples. These are the examples. फिर इसका टोटल, इसका टोटल हमने यहाँ पे लिखा, बट लेस करना है इसको, सो ब्रैकेट में शो किया, हमें मिल जाएगा ये आर, और लेस करने के बाद हमें मिल जाएगा ये आर, और लेस करने के बाद हमें मिल जाएगा जो चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये हमारा फाइनल आंसर है जो हमें मिलेगा। यहाँ पे ये ऐड है, ये लेस है, तो ये एक फिगर मिल जाएगा हमें, ये है नेट या टोटल, ये तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बोला। या तो हम क्या कर सकते, ये तो हो गया, ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मिल जाएगा नेट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और यहाँ पे जब एडजस्ट करते हैं तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो क्या लेस करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से क्या लेस करेंगे, लेस इनकम टैक्स, टैक्स लेस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे हम ऐड करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं व्हाट यू से, आर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, या एडजस्ट बोल सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस बॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, व्हाट इज इट, ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस बॉट डाउन, ये क्या है, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट या लॉस है,
इन द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का जो बैलेंस था या लॉस हुआ था, ये वो बैलेंस है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, और हमारे पास टोटल जो अमाउंट रहेगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट अवेलेबल फॉर appropriations. Profit available for appropriations. Now anyone can tell me what do you mean by appropriations? Appropriation means distribution of the profit to the owners, and we are doing company से related है ये revenue statement. So company में owners है shareholders. Who are the owners in the company? Shareholders. तो शेयर होल्डर्स को हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं. डिविडेंड पेड. सो इट मे बी इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, डिविडेंड पेड, एंड वन मोर एप्रोप्रिएशन, दैट इज ट्रांसफर टू रिजर्व. सो दो टाइप का एप्रोप्रिएशन हो सकता है. वन इज नोन एज डिविडेंड पेड, सेकेंड इज नोन एज ट्रांसफर टू रिजर्व. तो ये हो गया टोटल ऑफ एप्रोप्रिएशन लेस करना है. व्हेन हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, एंड फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स. क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट. दिस बैलेंस is transferred to balance sheet. Balance transferred to balance sheet. This is the final profit which is transferred to balance sheet. This is the final format. This is the format of revenue statement. I hope the format is clear to you. From next lecture onwards, we will start with the sums of the revenue or income statement. Till then, thank you so much, everyone.